दुनिया भर के बाजारों से हल्की राहत के हैं संकेत और भारतीय बाजारों में कल वीकली एक्सपायरी की समाप्ति के बाद आज मजबूत शुरुआत के होते हुए आसार। गैप से खुलेंगे तो क्या टिक पाएंगे और बढ़ेंगे या फिर से फिसलेंगे? हफ्ते के आखिरी दिन कैसा रहेगा ट्रेड और क्या फिच की रेटिंग का असर हो चुका है खत्म? भारतीय बाजारों में करेक्शन अगर है तो और कितना बाकी? एफआईएस की बिकवाली थमेगी या बढ़ेगी? ढेर सारे सवाल, जवाब है तैयार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार। शुक्रवार की सुबह मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। इस बार शुक्रवार 2-4 दिन लेट नहीं आया? बहुत ज्यादा लेट आ गया है ना। वेडनेसडे से पहले आ जाता तो अच्छा। मतलब 2 हफ्ते का काम करवाने के बाद शुक्रवार आया है। और मतलब एक तरफ एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े, फिच, ग्लोबल मार्केट्स, रिजल्ट्स, मार्केट का भरपूर एक्शन। चलिए आइए आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। देख लेते हैं कौन से ट्रिगर्स जिनके दम पर आज के सेशन को हमें आगे बढ़ाना है। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स बढ़कर आते हुए दिखे 4.15 4.2% पर पहुंचते दिख रहे हैं और इनसे हल्का फुल्का दबाव बना है अमेरिकी बाजारों पर। लेकिन कच्चा तेल यह हमारे लिए ज़्यादा चिंता की बात, जहां सऊदी अरब ने कहा कि प्रोडक्शन और काटा जाएगा। नतीजे कल भी आए, आज भी आएंगे। भरपूर एक्शन है। कल निफ्टी के 2 दिग्गजों के नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद, भारतीय और आइशर, और आज भी रिजल्ट के लिहाज से बड़े एक्शन वाला दिन है आपके लिए। और एक और बेहद इंटरेस्टिंग आईपीओ आज खुलने जा रहा है कॉनकॉर्ड, और इस पर बेहद इंटरेस्टिंग राय भी है दीप मेरी तरफ से जो मैं आपके सामने रखूंगा। तो आईपीओ मार्केट में एक्शन जबरदस्त है। और कल जो आईपीओ खुला जिस हमने कहा भी कि पैसा लगाना चाहिए बड़े लिस्टिंग गेन के लिए, पहले दिन 2 गुना भर गया है। जबरदस्त एक्शन आता दिख रहा है। सोचिए, मतलब प्राइमरी मार्केट में एक्शन गजब का चलता हुआ दिख रहा है। बहुत ही जबरदस्त एक्शन है। बिल्कुल सर। तो आईपीओ मार्केट पर तो एक्शन है, नई आईपीओ खुल रही है, उस पर भी आपकी राय लेनी है। बाजारों में क्या कुछ चल रहा है अनिल जी, ये आपसे समझना है। और ये इस लिहाज से समझना है कि कल का अमेरिकी बाजारों का एक्शन कहीं भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि ये फिच की रेटिंग के डाउनग्रेड का दूसरा दिन है। जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स ने कल रिएक्ट किया, इंडियन मार्केट्स ने रिएक्ट किया, और उसके सामने जो अमेरिकी के बाजारों ने किया, ये तो बाजार ग्लोबल मार्केट्स का मूड बिगाड़ कर ये एकदम स्टेबल रहे हैं। दीप देखो, कल जो कुछ भी अमेरिकी बाजारों में हुआ वो परफेक्ट हुआ है। एकदम परफेक्ट है। 2 दिन पहले याद कीजिए जब एकदम इतना हल्ला हो रहा था कि फिच की रेटिंग AA+ कर दी अमेरिका की, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारा अंदाज बिल्कुल सिंपल था, सही था कि अमेरिकी बाजारों में 2% से ज़्यादा की गिरावट नहीं दिखती और उसी रेंज में अमेरिकी बाजार गिरे हैं। दूसरी बात हमने की कि ज़्यादा असर आपको इक्विटी मार्केट के बजाय बॉन्ड मार्केट में दिखेगा। और कल भी गिरे हैं तो बॉन्ड यील्ड्स बढ़े हैं, यानी कि बॉन्ड मार्केट वहाँ के गिरे हैं 4.15%, 4.2 तक आ गया, 4.2 तक आई है। सो बॉन्ड तो इक्विटी मार्केट पर असर कम है, बॉन्ड मार्केट एकदम अमेरिकी बाजार परफेक्ट है एकदम। यही रिएक्शन जो होना चाहिए था और इतना ही होना चाहिए था। थोड़ा समझाइए इस बात को। देखो, सिंपल सी चीज है। फिच ने रेटिंग डाउनग्रेड की जी। इसका मतलब है कि अमेरिका जो भी कर्ज लेता है, बॉन्ड्स अपने इश्यू करता है, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो जिन्हें हम कहते हैं, वो उन पर उन्हें ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। जी, करेक्ट जी। और ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा तो इसका मतलब क्लियर कट है कि अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ने चाहिए। बॉन्ड यील्ड 2 वजह से बढ़ते हैं। जी। एक तो आपकी क्रेडिट रेटिंग कमजोर हुई हो तो, और दूसरा अगर आपकी महंगाई बहुत ज्यादा और उसके चक्कर में आपका अमेरिकी फेड, अमेरिका का सेंट्रल बैंक, वहाँ का आरबीआई जो ब्याज दरें बढ़ाएं तो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हैं। तो ब्याज दरें बढ़ने को लेकर तो सिचुएशन 1 एंड डन वाला मामला चल रहा था, सितंबर में बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे पता नहीं, लेकिन ये अचानक से ये वाला मामला आ गया। तो अभी जो ब्याज दरें बढ़ी है लंबे समय बाद इस रीजन से नहीं बढ़ी कि अमेरिका में फेड ब्याज दरें बढ़ाएगा। जब फेड ब्याज दरें बढ़ाता है बॉन्ड यील्ड बढ़ते हैं, राइट। इस बार इस डर से बढ़ी कि डाउनग्रेड हुई आपकी रेटिंग तो थोड़ा महंगा कर्ज लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम परसों भी यही बात कर रहे थे कि ज़्यादा असर इक्विटी मार्केट पर नहीं होगा, बॉन्ड मार्केट पर होगा। अब बॉन्ड मार्केट अगर यील्ड बढ़ रहे हैं तो इक्विटी मार्केट के लिए आमतौर पर अच्छा नहीं माना जाता, खराब ही है बॉन्ड यील्ड बढ़ना। ब्याज दरें नीचे हो तो इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा समझा जाता है। सो उस हिसाब से हमारे बाजारों में इक्विटी मार्केट में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो रिएक्शन होना चाहिए वो आ रहा है। सो मेरे ख्याल से, और दूसरा ये कि जिस तरह का माहौल है उसको देखते हुए हमारा अंदाज भी ये था कि 2% से ज़्यादा अमेरिका घटना नहीं चाहिए। फिच पर लगभग उतने 1.5% के आसपास घटकर रुक गया। और अब धीरे धीरे मेरे ख्याल से आज के बाद अगले हफ्ते जो ये रेटिंग डाउनग्रेड वाला मामला है अमेरिका में, इकोनॉमिक्स के इंटरेस्ट का विषय रह जाएगा। मार्केट पार्टिसिपेंट आज से ही भूल गए।
ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत कल भूल गए, बाकी बचे जिनकी पोजीशन रह गई है वो आज भूल जाएंगे जिनकी पोजीशन नहीं है तो भूल ही चुके हैं कि फिच का डाउनग्रेड भी हुआ। सो आई थिंक अमेरिकी बाजारों का रिएक्शन एकदम परफेक्ट है दीप, इससे ज़्यादा मैच्योर, सही और संतुलित रिएक्शन आप उम्मीद नहीं कर सकते। अच्छा। तो ऐसे ही अमेरिका के बाजार मैच्योर मार्केट नहीं माने जाते हैं, लिक्विड मार्केट है, बड़े मार्केट है, पार्टिसिपेशन बहुत है, किसी एक व्यू से आप बाजार को वहाँ हिला नहीं सकते। यस सर। तो ये बड़ी खूबी और खासियत है अमेरिका के बाजारों की। सो आई थिंक एकदम परफेक्ट गए अमेरिका के मार्केट, और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे अमेरिकी बाजार इस चीज़ से उभर जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आज बात कर लो, और वीकेंड पर लोग जो बड़े बड़े वो लिखते हैं ना अखबारों में, ब्लॉग्स लिखते हैं, कॉलम्स लिखते हैं, वो एडिटोरियल वो लिख देंगे, फिर मंडे से मार्केट को तो कोई अब लेना देना भी नहीं है। मार्केट के लिए हो गया, खत्म हो गया। एक डेढ़ दो दिन का जो करेक्शन चाहिए था अमेरिका में, क्योंकि वो भी एक तरफा 18 दिन 17 दिन की तेजी के बाद कुछ तो वजह से गिरे, अपनी वजह से तो गिर ही नहीं पा रहा। राइट। फ्लोज मजबूत, बाकी कोई डेटा आ जाए इकोनॉमी का, किसी चीज से नहीं घट रहा था, तो घटने के लिए एक ऐसा कारण चाहिए था जो अननोन हो, किसी को पता ना हो, वो आ गया, हो गया, आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड बस। ठीक है, पर ये इन्होंने जो बाकी बाजारों का मूड बिगाड़ा है, एक तो उस पर बात करनी है, एक कल हमारे बाजारों के रिएक्शन पर बात करनी है। चलिए, थर्सडे को वेडनेसडे को समझ में आता है कि डाउनग्रेड के बाद पता नहीं कैसे रिएक्शन होगा, तो एक बार अब बड़ी गिरावट। कल जो हमारी बड़ी गिरावट हुई है, इंपॉर्टेंट लेवल्स के थोड़ा नीचे बंद हुए हैं, ये क्या हुआ है? और ये सिर्फ ये डाउनग्रेड की वजह से है कि थोड़ा ग्लोबल मूड माहौल बिगड़ा है इसलिए हुआ है, या फिर हमारे बाजारों की भी कुछ वजह है इसमें? देखो, पहली चीज़ तो है कि दीप थोड़ा हम कमज़ोर हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कल सेकंड हाफ में बिकवाली हुई थोड़ी सी, शायद वो ज़्यादा परेशान करने वाली थी कि फर्स्ट हाफ में तो हम स्टेबल रहे, ऐसा लग रहा है कि सब ठीक ठाक है, फिर क्यों गिर गए। और कल ऐसा भी नहीं कि डाउ फ्यूचर्स बहुत तेज़ी से घटे हो या ग्लोबल मार्केट बहुत घटे हो, हम क्यों घटे। तो देखिए, हमारी कमज़ोरी के पीछे खाली है ना, थोड़ा बोल सकते हैं आप डाउ जिम्मेदार है, फिच जिम्मेदार है, लेकिन मतलब वही पूरा जिम्मेदार है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है, उनका तो थोड़ा सा है। अल्टीमेटली तो जिम्मेदार एफआईज है, ठीक है। और ये 3 दिनों से एफआईज का काम चल रहा है। परसों भी हम यही बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि डाउनग्रेड आया या खराब खबर आई, कोई भी फॉरगेट डाउनग्रेड, कोई और भी खराब खबर आती थी तो पिछले 5-7 दिनों से एफआईज ने हाथ तो रोका, ये हमें पता है बिल्कुल, ठीक है। थोड़ा थोड़ा देना शुरू किया है। अब उनको बेचने के लिए अगर एक कोई ट्रिगर चाहिए तो वो ट्रिगर, अब आप अगर समझो आप एफआई हो, आप जरा अलग तरीके से सोचो। अभी तक हम कैसे सोचते हैं कि भाई हम तो इंडियन इन्वेस्टर हैं, हमारे हिसाब से सोचते हैं मैं एक एफआई हूँ, ठीक है, मैं 20,000 के आसपास के निफ्टी पे बैठा हूँ, ठीक है, करेक्ट। 4 महीने में मेरे बढ़िया पैसे बने। अगर मैंने 4 महीने में पैसा लगाया, अगर मैंने जून 2022 में पैसा लगाया तो 1 साल में मेरा बढ़िया पैसा बना है। 15,200 की निफ्टी से मैं 20,000 पे हूँ, ठीक है, इधर 16,800 से मैं 20,000 पे हूँ, ठीक है। अब एक तो मेरा पैसा अच्छा बना हुआ है, फॉरगेट इंडेक्स, स्टॉक्स में तो और भी बढ़िया बना है, बिल्कुल, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम, अब मेरा रुपया हो रहा है कमजोर। अब मुझे यहाँ स्टॉक बेच के जब भी प्रॉफिट लेना है और बाहर ले जाना है, अगर मेरा कमजोर होता दिखेगा, डॉलर मजबूत होता दिखेगा, तो मेरी प्रॉब्लम है, मेरे रिटर्न और कम हो जाते हैं, करेक्ट। क्योंकि मैंने पैसा तो रुपए में आएगा, रुपए से मुझे डॉलर खरीदना है, डॉलर खरीदने के लिए मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो करेंसी का नुकसान होता है, राइट। तो एफआईज के लिए अगर करेंसी वीक होती हुई दिख रही है, ठीक है, और प्रॉफिट अच्छा खासा है, तो वो कल बेचने के बजाय आज बेचेंगे, ठीक है। सो हम जो गिरे हैं कल और परसों भी जो ज्यादा गिरे हैं, अदरवाइज तो ऐसी सिचुएशन में अभी तक भारतीय बाजारों का कैसा सिस्टम था, ग्लोबल के मुकाबले में हम कम गिरेंगे और बढ़ेंगे ज्यादा। लेकिन अगर एफआईज के फ्लो आपके अगेंस्ट हैं, आप टूटेंगे नहीं, ऐसे नहीं कि बिखर जाएंगे एकदम, लेकिन आपके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि उनके लिए ये दोनों कॉम्बिनेशन को देख के थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का जो माहौल है वो थोड़ा बढ़ता हुआ दिखता है। तो मेरे ख्याल से हमारी जो बिकवाली उसमें 60% 70% कॉन्ट्रीब्यूशन एफआईज का है, 20-30% या डाउ का और फिच का है, करेक्ट, उनका ज्यादा नहीं है। सो अब हमारे बाजारों का आज और आगे का आउटलुक जो माफ कीजिएगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपको बिकवाली कहाँ रुकती हुई दिखती है। आज रुकती हुई दिखती, आज से बढ़ना या कल से बढ़ना शुरू करेंगे। जिस दिन एफआईज की बिकवाली रुकती हुई नजर आएगी, वहां आपका बॉटम बन के रिकवरी आ जाएगा। वो आज भी हो सकता है, 2 दिन बाद हो, हफ्ते भर बाद हो, वो कहना मुश्किल है। कितना बेचना है और किस लेवल तक बेचना है, ये मुझे नहीं पता जी।
है ना, ये एफआई जाने, मुझे नहीं पता कि, क्योंकि यही एफआई जो 20,000 तक भी लेके गए थे, तो कुछ एफआई तो ऐसे भी होंगे जिनको लॉन्ग टर्म के लिहाज से लेना है, लेकिन कुछ एफआई ऐसे हैं जो हेज फंड है या शॉर्ट टर्म एफआई हैं जिनको प्रॉफिट बुक करनी है या शॉर्ट करना है। हर तरह के लोग होते हैं एफआई में भी, है तो इंसान ही आपके हमारे जैसे, एग्जैक्टली, है ना। तो दिमाग तो सबका, भाव और भावनाएं तो सबके साथ चलती है। सो आई थिंक थोड़ा सा अपने लिए अब डिसाइडिंग फैक्टर एक ही है, इस पर नजर रखनी है, एफआई के नंबर, एफआईएस के नंबर, बस एफआई के नंबर जहां रुकना शुरू हो जाए, वाह, बस एक ही चीज, अब यही नेक्स्ट ट्रिगर है अपने लिए सबसे बड़ा। गॉट इट। बाकी ग्लोबल के दम पर ऊपर नीचे खुलते रहेंगे, चलता रहेगा, आज कितने ही ऊपर खुल जाओ, लेकिन अगर प्रेशर आए, और इसलिए 2 दिन से लगातार बोल रहा हूँ खरीदने की जल्दी मत करो, खरीदने की जल्दी मत करो। आज भी यही राय है कि खरीदने की, भले आज बढ़ जाए, और आज बढ़ने के लिए बहुत सारे रीजन भी है। एक, ग्लोबल उतना खराब नहीं हुआ जितना हो सकता था। दूसरा, लोकल फंड दबाकर ले भी रहे हैं। तीसरा, कल वीकली एक्सपायरी का प्रेशर ट्रेडर्स की तरफ से भी था एफआईज के अलावा, सो आज वो कम होगा। और चौथा ये, क्या हर एक लेवल पे तो एफआईज नहीं बेचेंगे ना, कहीं कहीं तो वो भी लेवल देख के बेचेंगे। तो 3-4 कारण ऐसे हैं जो आपको रिकवरी दिखाने की कोशिश करें, लेकिन इस रिकवरी में आपको ऊपर में हल्का होना है। आज 2 लाइन मैंने आपकी लिखी है, पेश करूं? प्लीज इरशाद। ओके, तो पहली चीज तो है कि अगर निफ्टी आज 19,200 के नीचे बंद होता है तो नेक्स्ट समस्या का लेवल आपके वहां शुरू होता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, बैंक निफ्टी अगर 44,000 के नीचे बंद होता है तो आपको वीकली बेसिस पे, जो देखो डेली बेसिस वाला का कल स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, ठीक है, 44,600 के नीचे बंद हुआ है, ट्रिगर हो गया, ऑलमोस्ट वहीं हुआ है। एडजस्टेड क्लोजिंग 44,500 के आसपास आई है बैंक निफ्टी की, लेकिन अगर कल कर दिया है तो ठीक, नहीं किया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो 44, अब जो डेली वालों का तो हो गया, अब आइए पोजिशनल वाले, हफ्ते भर के लिए, 4-5 दिनों के लिए जो ट्रेड करते हैं, और आज वीकली क्लोजिंग भी है। आपके लिए एक ही मंत्र है, 19,200 के नीचे अगर आज निफ्टी बंद होता है तो पोजिशनल ट्रेडर्स को भी अपनी तेजी की पोजीशन कम करनी है। 44,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी बंद होता है तो कम करनी है, इसकी संभावना कम है, होगा नहीं, शायद होना नहीं चाहिए, अनलेस कि कल जितने आज फिर से एफआईज बेचने आ जाए, संभावना कम दिखती है, लेकिन अगर आगे भर के बेचने तो फिर तो दम टूट जाए ना, फिर लेने की प्रॉब्लम वही है ना। सेलिंग प्रेशर से ज्यादा इस बात की दिक्कत है कि लैक ऑफ बाइंग, हाँ, वो लोगों को जल्दी से लेना नहीं है। मैं आज का आज अभी का भी खरीद लूं, वैसा मूड नहीं है ना, वैसा मूड नहीं, कल मिलेगा नहीं, अभी नहीं लूंगा तो 3:30 बजे ऊपर लेना पड़ेगा, करेक्ट, वैसा नहीं है ना। तो मुझे खरीदने का डिसीजन मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ, है ना, और जिसको बेचना हो तो बेचना है। इसलिए थोड़ा सा वो आज वाला माहौल देखना, तो थोड़ी रिकवरी आएगी। अब इस रिकवरी में 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। रिकवरी में आप कहाँ जाकर रुकेंगे? 19,650, 19,750 ये हायर रेंज है, इसको पार करने में आएगा पसीना। ओके, ये रेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस रेंज में आने पर आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी है, इसके पार निकलने पर फिर आप 20,000 कर लेंगे वापस और नया हाई बना लेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी 45,500, 45,700 अब ऊपर की लेवल है जहां पर जाकर आपको अटकना है। इसको पार कर लिया तो आप 46,400 का लाइफ हाई भी पार कर जाएंगे नया। अच्छा, हाँ, तो आपका करेक्शन जो पूरा होना है, जो एक रनिंग करेक्शन 3-4% का आपको चाहिए, एग्जैक्टली अभी 3% का है करेक्शन, तो ये यहाँ से और हो सकता है। देखो, फ्रेंकली आप मुझे पूछो तो मेरे हिसाब से तो हो गया, मेरे हिसाब से तो हो गया। 19,200, 19,300 आ जाए आज तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, 44,000 के आसपास। लेकिन रिस्क एक ही है, कहने में मैं कह सकता हूँ हो गया और अब यहाँ से घटना नहीं चाहिए, लेकिन रिस्क एक ही है, रिस्क ग्लोबल भी नहीं है, रिस्क और कुछ भी है, रिस्क एक ही है, एफआईज का सेलिंग। अपने को नहीं पता ना इनको कितना बेचना है, राइट, ठीक है, और बेचने में भी डर नहीं, पैसे हैं अपने पास, हम तो डालेंगे, हाँ। सबको डालना है। 20,000 पे जिनको लेना था वो 19,000 पे भी लेंगे, करेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं लेने का डिसीजन आज के बजाय कल पे डालता हूँ तो फिर मैं आज तो मुझे गिरना पड़ेगा ना, या आज तो नहीं बढ़ सकता ना, तो ये मुझे आज ही लेना है, ऐसा नहीं है। ये जब तक भावना नहीं आती ना, तब तक आपकी गिरावट नहीं रुकेगी। गॉट इट। और जनरली आप 600 पॉइंट घटे हैं, कितना घटे? एग्जैक्टली 600। तो है ना, मैं क्या चाहता हूं, मेरे लिए आज एकदम आइडियल ट्रेडिंग डे क्या हो सकता है? ऊपर खुले और जाए ऊपर, जोर से घटे, हाँ, जोर से घटे, कल का लो के आसपास आए, एक बार लो भी तोड़े ताकि सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, फिर बढ़े। दिन के दौरान आपको एक्सट्रीम वोलेटिलिटी चाहिए, बॉटम फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये। एक तरफा मूव के बाद जब तक आपको वोलेटिलिटी नहीं मिलती तब तक आप शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, बॉटम नहीं बनता। सो आज अगर जितनी ज्यादा वोलेटिलिटी हो उतना आपको खुश होना चाहिए, बजाय दुखी होने के। एक्सपायरी के पहले दिन ही वोलेटिलिटी है भाई, अगर आप चाहते हो कि मार्केट यहाँ से बढ़े तो बिना वोलेटाइल हुए नहीं बढ़ सकता। तो ऊपर में गैप से खुले और ऊपर जाए, पिटाई लगाए, समझो 19,500, 550 आ गया,
वहां से पिटाई होनी चाहिए। Okay. वापस 400 425 मिनिमम आना चाहिए, 350 से 425 फिर आना चाहिए। वहां पे देखें अगर मिल जाए सपोर्ट तो ठीक है, फिर 500 आओ, फिर धुलाई हो 300 तक, थोड़ा ऊपर नीचे हो। हाँ, अगर चॉपी ट्रेड चाहिए, नीचे में 19 ऊपर में 19 550 इस रेंज में 2-3 राउंड मार लो आज ही, तब मजा है, तो काम हो जाएगा आपका। Got it. तो फिर मंडे आपके लिए फिर मजेदार होगा। फ्रीडम वीक होगा। हाँ, अरे हाँ, अब तो ये शुरू हो रहा है। बिल्कुल। सो ये एकदम आपके लिए आज का Got it, sir. चलिए फिर बताएं आज का सेटअप। ग्लोबल न्यूट्रल, एफआई नेगेटिव, डीआई पॉजिटिव, एफएनओ न्यूट्रल, सेंटीमेंट कोशिश, ट्रेंड अभी मेरा पॉजिटिव है, चेंज नहीं हुआ है। ठीक है सर। 19,300 350 पहला सपोर्ट जोन है, इसके ठीक नीचे 19,200 235 आपके लिए खरीदारी की जगह। एक और मजे की बात बताता हूँ जी, 19,200 के नीचे अगर गलती से गए तो 200 पॉइंट तक कोई ढंग का सपोर्ट ही नहीं है, सीधा 19,000 पे, फिर बीच में 200 पॉइंट का फ्री फॉल है एकदम। 19,200 के नीचे बीच में जगह है ही नहीं कि जहां आपको रुकना है। ये एक और दूसरी समस्या है। अच्छा। हाँ, वहाँ गैप पड़ा हुआ है एक तरह से। सो इसलिए 19,200 बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए। ऊपर 19,500 550 यहाँ पहुंचने की एक बार कोशिश करेंगे, देखेंगे वहां पर क्या कुछ होता है। खुलेंगे हम 19,425 के आसपास, 19,425 के आसपास खुलेंगे, फिर देखते हैं कि ताकत कितनी बनती नहीं बनती, और उसके बाद 19,500 550 तक हम जाएंगे। पार करके निकले तो 600 675 ऐसी जगह जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग, बिकवाली, शॉर्ट, जो आपकी मर्जी हो सब करो बेचने के लिए। डन। ठीक है। बैंक निफ्टी 44,275 44,400 ये आपके लिए लेवल है जहां पर सपोर्ट है। 44,125 44,225 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, सब्जेक्ट टू की 44,000 नहीं टूटेगा, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ। ऊपर 44,725 44,875 150 पॉइंट की ये रेंज है, पहली रुकावट की जगह। 44,700 के आसपास तो आज एक बार हम पहुंचने चाहिए। इसको पार करके निकले तो 44,925 45,075 ये वो आपका लेवल है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिक वाली दोनों करनी है। यहाँ पे भी वैसी वॉलेटिलिटी मिले तो अच्छा है, होगी, दोनों साथ ही होगी, दोनों साथ होगी। और शायद पहले आपको मजबूती के संकेत फिर बैंक्स देंगे, ऐसा। अच्छा, उसका रीजन है 46,400 से आपके कहाँ गए 44,400, 2,000 पॉइंट, 2,000 पॉइंट, 5% ज्यादा बैंक्स पहले से ही थोड़ा वीक हो गए, 4 से 5%। बैंक थोड़े ज्यादा, बैंक्स पहले से ही थोड़ा वीक हो गए, करेक्शन भी लगभग पूरा कर रहे हैं। निफ्टी भी 19,200 आ जाए तो बढ़िया है एक बार। अच्छा, तो आई एम मोर कंफर्टेबल। 800 पॉइंट की करेक्शन हो जाएगी, ज्यादा कंफर्टेबल है। नहीं आए तो अच्छी बात ये रहेगा, आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहाँ आपका कंफर्ट आ जाएगा। फिर बच्चे कुछ छोटे मोटे और जो कमजोर ट्रेडर्स उनकी साफ सफाई हो जाएगी। कैश में एक और प्रॉब्लम है दीप, हाँ वो बताना भूल गया मैं, प्रॉब्लम इंडेक्स को लेकर अब कम है। निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह, मिड कैप सुपर कैप में जो करेक्शन चाहिए था वो अभी नहीं हो रहा है, वो अभी नहीं आया। तो वो अरोगेंस जो है ना, कॉम्प्लिसेंसी है ना, वो हल्की होनी जरूरी है, वो अभी भी नहीं हुई। तो इसलिए हो सकता है एक आध दिन थोड़ा है ना लार्ज कैप संभाल के ब्रॉडर मार्केट में साइड काउंटर्स पे थोड़ी सप्लाई आ सकती है, और वो हो जाए तो अच्छा ही एक तरह से। थोड़ा हल्का और हो जाए ना, क्योंकि बार बार आपको हल्का होने का मौका भी नहीं मिलेगा। आप बुल मार्केट में ऐसे हल्के फुल्के करेक्शन एक्सटर्नल रीजन से आते हैं और फिर मार्केट चढ़ जाता है, तो करेक्शन होना जरूरी है, तभी आपके बाजार आगे। जितना आप हल्के होंगे उतना ऊपर हो जाएंगे, जितना भारी है नीचे, भारी चीज तो पहनने में ही जाती है, बैठ जाती है बॉटम में, हल्की चीज ही हाई बनाती है। एग्जैक्टली, ठीक है, बढ़िया है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है, एफआईएस की पोजीशनिंग कल 9% घटकर अगर 40% पर आ गई, 71% वाली बहुत ही बढ़िया हो गई सर, बहुत ही बढ़िया। यही तो चाहिए, यही चाहिए भाई, वही वाली बात है, जो भारी है वो नीचे बैठ जाएगा, जो हल्का है तो अच्छा है। 40% आगे 70% से घट के ये एक अच्छा संकेत है। दूसरा पुट कॉल रेशियो ठीक है, कंफर्टेबल है आपका, ओवरसोल्ड नहीं लेकिन ओवरबॉट भी नहीं है। और विक्स कल कम हुआ है, एक्चुअली विक्स थोड़ा सा घटा है, ये आपके लिए ठीक है। यहीं पर मैं आपको एफआईएस के डेटा और बताना चाहता हूँ। कल वैसे कैश मार्केट में बिकवाली का आंकड़ा छोटा है कि 300 करोड़ का ही है, लेकिन इंडेक्स दबा के बेचे स्टॉक्स, तो ऐसा नहीं कि कोई एफआईएस ने हाथ रोका है, बहुत बड़ा एक्चुअली दबा के दिया है, दबा के दिया। मतलब जहां सप्लाई जा सकती है, कैश में सप्लाई नहीं है, कैश में कोई ले नहीं रहा, चलो मैं फ्यूचर्स में बेचता हूँ। 3,500 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स, 4,600 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, मजाक नहीं है। कल का आंकड़ा बहुत खतरनाक है, और इसीलिए आपको ऊपर टिकने में एक ही चीज है, आप हड़बड़ी जल्दबाजी ब्रेकआउट पे लेने की कोशिश ही मत करो। मैं फिर बोल रहा हूँ, आज कोई बात नहीं, एक दिन नहीं खरीदा चल गया, ब्रेकआउट पे मत लो, बस फ्लोज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एफआईएस ने आज बेचना रोक दिया तो हम बढ़ेंगे भी जोर से। अच्छा, हाँ, तो और वो ऑर्डर कैसे आएंगे वो मुझे आपको किसी को पता नहीं, वो स्क्रीन नहीं बताएगी, राइट, तो स्क्रीन देख के डिसाइड करेंगे। रहा सवाल एफएनओ के नंबर्स का, कुछ खास है नहीं, 19,400 में एक और ब्रेक लेवल है,
44-45 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट दोनों ही जगह है। 19,500 पे हल्की फुल्की रुकावट, तो 19,500 550 तक जाएंगे, ये रिकवरी में दिख रहा है आपको। बैंक निफ्टी के डेटा नॉट वर्थ डिस्कसिंग। ठीक है सर, मौजूदा पोजीशन के स्टॉप 19,200 एक ही स्टॉप लॉस है। अगर किसी को छोटा रखना है 19,300 के आसपास कल का लो रख ले, मैं 19,200 की सजेस्ट करूंगा, क्योंकि एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर कराने के लिए झटका दे सकता है। उस झटके में आपको छोड़ना नहीं है पोजीशन, जब इतना रुके तो अब भी और रुक जाइए। बैंक निफ्टी 44,000, जिसको और छोटा रखना है वो 44,250 200 का भी रख सकते हैं कल के लोस पे, आपकी इच्छा पर है, आपको जो ठीक लगे। ठीक है, शॉर्ट साइड पे 19,550 एकमात्र स्टॉप लॉस आपका आज का यही बनेगा। ठीक है, और बैंक निफ्टी पे 45,100 है, थोड़ा दूर का है, लेकिन क्या करूं, अब वही निकल के आ रहा है। ठीक है, नई पोजीशन से आते हैं सर। निफ्टी लेना है, और लेना है आपको 19,200 के स्टॉप लॉस के साथ, है ना। और आपका जो बेस्ट रेंज है खरीदने की, वो पहले मैं बता दूं, पहले वो ले आइए। किस रेंज में मौका मिले तो 19,300 को आप एक तरह से बेस मान लीजिए। ओके, तो 19,300 पे लेना ही लेना है। 19,235 आए तो भी लेना है। 19,300 350 पे भी अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो चांस ले सकते हैं खरीदारी करने का। ठीक है, तो ये आपके लिए ये बेस्ट रेंज है। स्टॉप लॉस 19,200 है, टारगेट 19,425 500 500 525, ये 3 छोटे टारगेट है। 600 650 675 बड़े टारगेट, जिसके लिए खरीदारी करनी है। ठीक है सर। जो लोग बेचना चाहते हैं शौक फरमाए, 19,500 से मूड बनाए, जरूरी नहीं कहीं बेचना है, बेच भी सकते हैं 500 550 600, 2-3 टुकड़ों में बेचना। आज जो भी काम करो टुकड़ों में करना, एक साथ नहीं कर देना कि भाई मतलब बुफे नहीं है कि एक साथ लेके आ जाऊं प्लेट भर के, वापस कौन जाएगा काउंटर पर, लंबी लाइन है, आराम से मिलेगा। हाँ, ये ऐसा बुफे नहीं कि 500 की कैपेसिटी में 2,000 लोगों को इन्वाइट कर दिया है ना। ये ऐसा बुफे बुलाए 2,000 को, आए 500 ही। 500 है। हाँ, मतलब खरीदने का मौका, लेकिन लोग लेते नहीं वैसा है। तो आराम से लेना, आप हड़बड़ी में नहीं, बेचो भी आराम से, लो भी आराम, एक ही बार में पूरी क्वांटिटी मत कर देना। ठीक है, ये रेंज में बेचना है। 19,700 का स्टॉप लॉस, टारगेट 19,425 385 दो छोटे टारगेट, 350 300 दो मीडियम टारगेट, बस इतना ही, बस दैट्स इट। 4 टारगेट, ज्यादा इसके नीचे के चाहिए नहीं हमको, इतना आ जाए बहुत है। बैंक निफ्टी खरीदना है आपको, और खरीदने के लिए जो बेस्ट रेंज है 44,125 44,275, कल का लो 44,275 के आसपास का है। उसके आसपास मौका मिले तो बढ़िया रेंज है, अच्छी जगह मिल जाए मौका तो जरूर लीजिए, नहीं भी मिले तो आपको 44,000 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बनानी है। टारगेट जो ऊपर के बनेंगे दीप वो होंगे 44,700 कल का हाई, 44,825 44,875 3 छोटे टारगेट हैं। 44,925 45,000 और 45,075 तक के आगे के टारगेट के लिए करनी खरीदारी, ये आपके लिए। अब आइए बेचना चाहते हैं, जरूर बेचें, बेचना भी चाहिए और ऊपर में जरूर बेचना चाहिए। 45,000 के आसपास सेल इनिशिएट एक बार आप कर सकते हैं, तो 44,925 से लेकर 45,075 ये अच्छी रेंज हो सकती है आपके लिए, बेस्ट रेंज बेचने के लिए। और जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 45,200 का होगा। टारगेट जो बनेंगे 44,825 725 दो छोटे टारगेट हैं, 44,600 44,450 दो मीडियम टारगेट, 44,400 325 और 44,275 तक के फाइनल और बड़े टारगेट के लिए ऊपर में करें आप बिकवालिए। सारे के सारे लेवल स्पॉट लेवल है, फ्यूचर्स वगैरह के नहीं है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमेशा रोज मैं आपको स्पॉट लेवल ही देता हूँ, अनलेस कि मैं कभी किसी दिन महीने में एक आध बार बोल दूं कि फ्यूचर लेवल है। अदरवाइज मान के चलें निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में इंडेक्स में लेवल हमेशा स्पॉट लेवल ही है। ठीक है सर, लगातार 4 दिन फ्रेश एडिशंस के बाद कल बैन लिस्ट आपकी छोटी हुई है। इंडिया बुल्स हाउसिंग बैन से बाहर आ गया है। आज के लिए जीएनएफसी, हिंदुस्तान कॉपर और पीरामल एंटरप्राइजेस, ये 3 स्टॉक्स हैं आपके बैन में। कोई वायदा कारोबार के इंपॉर्टेंट लेवल सर पहला दिन नॉर्थ वर्थ डिस्कसिंग, ठीक है, लगी रहा था मुझे नहीं होंगे कल की गिरावट के बाद स्पेशली। आइए फिर स्टॉक्स पर बात करते हैं। पहले बिगुल स्टॉक ऑफ द डे का। जी सर, बहुत ऑप्शंस है आज। दीप बेटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोल्ड कॉन्ट्रा कॉल है। कॉन्ट्रा कॉल है? हाँ, स्टॉक में। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान को लुपिन के रिजल्ट पसंद आ रहे हैं। हाँ, और मेरा शॉर्ट कॉल है। शॉर्ट कॉल है? हाँ। नंबर तो बहुत अच्छे हैं सर। तो है ना, मैं कब मना कर रहा हूँ? मैंने कैसे शॉर्ट कॉल? देखो पहली चीज तो ये तो ऐसा है, वैसे क्रेडिट वेयर इज ड्यू, टाइटन इंडिगो दोनों पर बढ़िया नंबर्स पे शॉर्ट कॉल दिया था। हाल देख लो आप कैसा हुआ। इंडिगो पे स्पेशली डोंट बाय, डोंट बाय। यहाँ पर भी है डोंट बाय।
यहाँ पे भी डोंट बाय। तो पहले तो स्टॉप लॉस 1100 का है, बंद हुआ है 1040 पे। आप सोचोगे इतना दूर का स्टॉप लॉस कौन देता है? मैं देता हूँ। अच्छा। और क्यों देता हूँ? उसकी वजह कि गैप से खुलेगा, पूरे हिंदुस्तान को खरीदना है अच्छे नंबर्स के बाद में। तो 1060, 1080 की रेंज में धीमे धीमे भेजे। देखो बोल्ड कॉन्ट्रा कॉल है, बहुत मतलब रिस्क वाला कॉल है, लेकिन रिस्क की कॉल में पैसे बनते हैं। आई थिंक इसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि पहला टारगेट ना मैं बता रहा हूँ, आगे आएगा ना लिखा हुआ आएगा, बिल्कुल लिखा हुआ कि आपको बेचना है 1060, 1080 की रेंज में लिख के आएगा। गैप अप ओपनिंग पे आप बेचिए 1060, 1080 की रेंज में। स्टॉप लॉस होगा 1100 का, टारगेट जो बनेंगे 1040, 1000 और 985 के। तो पहली चीज तो गैप से खुलने पे नहीं खरीदना है। और दूसरी चीज ये है कि रिजल्ट्स कोई डाउट ही नहीं है, बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है हर एक पैमाने पर आपके लिए ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। लेकिन दो वजह से मैं बेचने की राय दे रहा हूँ, है ना दीप? क्यों? एक तो है वजह ये कि एक माइलस्टोन पेमेंट आया इनका 205 करोड़ रुपए का, उसकी वजह से जो है यहाँ पर बिकवाली है। नंबर्स उतने मजबूत नहीं है जितने दिख रहे हैं। उनको हटाने के बाद भी मजबूत है, बिल्कुल है। माइलस्टोन पेमेंट को हटाने के बाद भी मजबूत है, लेकिन फिर स्टॉक आपका कल 4% बढ़ा है, ठीक है। और 3 महीने में ज्यादा नहीं बढ़ा, खाली 45%, ऑलमोस्ट 50% की रैली में वही बोलने वाला आ चुकी है। तो अच्छे रिजल्ट हैं प्राइस में, तो तभी आपको बेचेगा। और अगर आपकी हिम्मत नहीं हो, एग्रेसिव ट्रेडर नहीं हो, ना बेचे, आपकी मर्जी। लेकिन गैप अगर आज मिले तो मेरे हिसाब से कम प्रॉफिट बुक तो करिए, और बाकी फिर आपकी मर्जी। तो एक ये बहुत ही बोल्ड कॉन्ट्रैक्ट। और एक्चुअली मैंने इस बार नोटिस किया थी, और ये इसी रिजल्ट सीजन से शुरू किया है कि कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग आती है, लेकिन वो परफॉर्मेंस प्राइस में होती है। हमें देख के लगता है कि अरे इससे बढ़िया रिजल्ट तो आ ही नहीं सकते। मैं कोई रिजल्ट से कंप्लेन नहीं है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। 268% ईबिटा बढ़कर आना मजाक नहीं है, सब है, लेकिन एक प्राइस पर है। एक प्राइस आप आज अगर 5% बढ़ जाते हैं 3 महीने में, अगर आप 50% से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो क्यों बढ़े 3 महीने में 50%? 3 महीने में ऐसा क्या बदला है? ये रिजल्ट के दम पे तो बढ़े हैं। तो एक बार प्रॉफिट बुक करिए, वापस नीचे में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए। लुपिन बढ़िया नंबर्स हैं, बट ऊपर किस लेवल पर जो आप करंट लेवल देख रहे हैं 1040 पर स्टॉक है, 1040 का पहला टारगेट है, वो इसलिए क्योंकि आपको पहले गैप अप होने देना है और ऊपर के लेवल्स पर। कल पे आप पैटर्न भी देखो, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद 2 बार ग्रीन में आया, बार बार ऊपर आने की कोशिश करा, ठीक है, हल्के दबाव में रहा, मार्केट ने साथ नहीं दिया, मार्केट साथ दिया था। और इंडिगो इतने तोड़फोड़ नंबर, लाल बेचारे ने हरियाली नहीं देखी कल। करेक्ट, जहां से खुला वहां से गिरा ही है, मतलब बढ़ ही नहीं पाया। वेरी सैड। ठीक है, तो सिमिलर लुपिन पर बढ़िया नंबर्स, गैप अप पर आपको शॉर्ट करना है इसे। आइए कुछ रिजल्ट रिव्यू भी ले लेते हैं आपके साथ। बिल्कुल है। बताएं सर, कौन सा? आइशर मोटर्स। देखने में नंबर्स मिले जुले दिखेंगे, लेकिन क्वालिटी वाइज नंबर्स हैं दीप। लगातार चौथी तिमाही ऐसी है जब इन्होंने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाया। हर क्वार्टर रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़कर आ रहा है, मजाक की बात नहीं है ये। इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस चाहिए कंपनी की। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़े, ये सरगेई बुबका की तरह है। अपने रिकॉर्ड 33 बार अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है खुद का। ये वैसा काम कर रहा है शेयर, इसमें कोई डाउन है। मार्जिन्स बढ़कर आए हैं, बहुत बढ़िया है, कोई डाउट ही नहीं है दीप। अच्छे मार्जिन से करीबन 25.5% के आसपास, उम्मीद से 2-2.5%, 1.5% बढ़कर आया है। मुनाफा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है, सब अच्छे नंबर्स है। एक ही चिंता है कंपटीशन बढ़ने की, ये चिंता इस क्वार्टर की नहीं है, कई क्वार्टर की है। तो चिंताएं तो लगातार है इसके कंपटीशन बढ़ने की। अब थोड़ा सा हीट अप ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए बढ़ने में इसको मुश्किल आएगी। मेरा तो ये मानना है अभी भी हरे निशान में खुलना चाहिए, थोड़ा रहना चाहिए, 1-2% ऊपर रहे तो बड़ी बात नहीं है। या अगर लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी बनी हुई, ज्यादा भी नहीं, कल 1.5% बढ़ा है, हफ्ते भर में 1-1.25% ही बढ़ा, तो ऐसा भी नहीं कोई खास बढ़ा है, और 3 महीने में भी फ्लैट है। तो मेरे ख्याल से तो ग्रीन ही रहना चाहिए, थोड़ा बढ़ना चाहिए, हल्का फुल्का बढ़ना ही चाहिए। जो इसलिए मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दूँ, नीचे 3325 के आसपास फ्यूचर्स में इस पर सपोर्ट है। अगर आज नतीजों के दम पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए, नीचे आए, वहाँ पर आपको खरीदना चाहिए। और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है और ऊपर आए स्टॉक, तो 3450 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। तो जिन स्टॉक्स में 1-2% का ही मूव होना है, ज़्यादा नहीं, और फ्लैट खुल सकते हैं, नीचे खुल सकते हैं, या ऊपर खुल के नीचे आ सकते हैं, उनमें मैंने दोनों लेवल देने का काम किया है। दोनों आपके लिए पिलर हो गए। राइट। अब ये क्या होगा, 3325 के नीचे खराब होना शुरू होगा, 3450 के नीचे और अच्छा होना शुरू होगा। इस हिसाब से बायस पॉजिटिव साइड पर आगे। अब आइए भारती।
भारती में स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है, कोई डाउट ही नहीं है, मार्जिन्स बढ़िया है, इन लाइन ही है, प्रॉफिट अच्छे ही आया है, एडजस्टेड प्रॉफिट बहुत बढ़िया है, रेवेन्यू भी बढ़िया मजबूती के साथ आया है। सो आई थिंक कहीं कोई समस्या वाली बात है नहीं, अफ्रीका का बिजनेस भी ठीक है, स्टॉक कोई ऐसा बहुत भागा हुआ भी नहीं है, हफ्ते भर में 2% घटा ही है, 3 महीने में 10% बढ़ा हुआ है, तो ज़्यादा बढ़ा हुआ भी नहीं है, हल्की फुल्की पॉजिटिव रुझान दिख सकती है, हल्की फुल्की फ्लैट से थोड़ा पॉजिटिव। नीचे में सपोर्ट ये लेगा 855 के आसपास और ऊपर में 890 के आसपास, ये सारे फ्यूचर्स के लेवल बता रहा हूँ जहाँ पर ये भारती एयरटेल आपको देखने को मिल सकता है। ये 2 निफ्टी वाले हो गए। अब आप कहें तो थोड़ा फायदा की भी काफ़ी सारे बता दूँ, 1-2 बताइए प्लीज। MGL परफॉर्मेंस अच्छी है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बढ़िया है, प्रॉफिट वगैरह उम्मीद से बेहतर ही आए हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वॉल्यूम्स नहीं बढ़कर आए, ये थोड़ी चिंता की बात है। और ऐसे वॉल्यूम नहीं बढ़ेंगे तो आगे इनके लिए मार्जिन्स मेंटेन कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इस बार के रिजल्ट में सबसे बड़ी हाईलाइट मार्जिन्स है। 34% के मार्जिन किसी को भी किसी भी लिहाज से बहुत बढ़िया पसंद आएंगे। स्टॉक एक बार उस पर रिएक्शन देगा, क्यों देगा वो भी बता दूं। गुजरात गैस और एक और किसका आए थे, IGL, दोनों के घटिया रिजल्ट है। दोनों के रिजल्ट से देखोगे तो ये तो मतलब जो 2 बच्चे फेल हुए तो डिस्टिंक्शन से पास हुआ है, ऐसे देखेंगे तो बहुत बढ़िया है। तो मेरे ख्याल से एक बार थोड़ा और बढ़ सकता है, 1140-45 तक जाने की ताकत है इसकी, वहां प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो ऊपर का लेवल 1145, नॉट 1045, सॉरी 1145 याद है, देखो मेरे को लेवल से वो तो मैं CA नहीं स्पेशलिटी लिखने के बाद जो याद हो जाते हैं। जिन लोगों ने, मैं आपको एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला देता हूँ जो सबने ऑब्जर्व किया होगा, जिनके बच्चे स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत काम का है। जिनके बच्चे मैथ्स पढ़ते हो उनके बच्चे कभी मैथ्स में होशियार नहीं होंगे, अच्छा फेल हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस मैथ्स लिखी जाती है, पढ़ी नहीं जाती है। कितनी बार मैंने देखा बच्चे क्या कर रहे हैं, मैथ्स पढ़ो। अरे मैथ्स पढ़ने की चीज थोड़ी है, मैथ्स तो कागज पे लिख कर, पेन और कागज लेके करेंगे। मैथ्स में ऐसे पढ़ो, कभी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता आपका। नंबर्स के साथ लिखना जरूरी है 100%। आशीष सही है कि नहीं? सर बिल्कुल सही है। आप क्या क्या करते हैं? मैं लिखता हूँ सर। देखो नहीं, लेकिन सही में लिखने से क्या है, आई डोंट नो, कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग वाले भी होते हैं जो पढ़ने से भी याद कर लेते होंगे, ऐसा नहीं है, मैं मेरी बात बता रहा हूँ। बट मैंने जनरली ऑब्जर्व किया, जिन लोगों ने को मैंने मैथ्स पढ़ते हुए देखा ना, उनकी कैलकुलेशन बिगड़ी भी पाई गई है। वैसा है। सो ओके, सो ये है आपके लिए भारती एयरटेल। MGL हो गया, MGL डन। हाँ, LIC कर दिया आपने 1145। वेरी नाइस, शार्प, स्मार्ट। LIC हाउसिंग, LIC हाउसिंग के नंबर जितने लोगों को खराब लग रहे हैं उतने मुझे नहीं लग रहे थे। हाँ, बट पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं आज सरप्राइज ना दे दे कहीं। और कल 5% जो घटा है, ऐसा तो कुछ नहीं है इस नंबर में कि जिसकी वजह से 5% घट जाए। मतलब ठीक है, थोड़ी एसेट क्वालिटी हल्की फुल्की खराब हुई, वो चिंता की बात है, डाउट नो डाउट वो खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रोविजनिंग भी कमी की है, मुनाफे का आंकड़ा बेहतर है, नेट इंटरेस्ट इनकम बेहतर है, मार्जिन 3.25% के आसपास, कोई खराबी नहीं है। कल 5% घटा है, लेकिन हफ्ते भर में भी कोई ऐसा मूव आया नहीं है। तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, ऐसा मुझे लगता है LIC हाउसिंग में। और सपोर्ट ये लेगा 375 के आसपास। 405 पहला लेवल है ऊपर का, क्योंकि रिजल्ट खराब दिख रहे हैं लोगों को, बिलो एस्टिमेट। 405 के पार निकल के ये टिका आज, मतलब पॉजिटिव में आके ट्रेड करना शुरू हुआ ना, तो ये शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर कर देगा। मैंने इसलिए जानबूझ के नजदीक का लेवल लिया है, तो ये शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर देगा, तो वहां से स्टॉक में अच्छा एक्शन हो जाएगा, ये बढ़िया हो सकता। और कौन सा स्टॉक है जिसका? क्यूमिंस। हाँ, क्यूमिंस हमेशा की तरह बढ़िया नंबर है, नंबर तो अच्छे हैं। और कोई भी रिजल्ट पे आजकल कैपिटल गुड्स कंपनी को बेच नहीं रहा। जैसा सेम हो गया कि आजकल केमिकल कंपनी को, मैंने दीपक नाइट्राइट के रिजल्ट इसलिए एनालिसिस ही नहीं किए, नंबर देखता हूं तो पसंद ही नहीं आते हैं और स्टॉक गिरते नहीं है। SRF खराब नंबर पे बढ़ गया, नवीन एसेट घटिया नंबर है, बढ़ गया। तो दीपक भी कर ले तो क्या फर्क पड़ता है, इसलिए मैं दीपक बता ही नहीं रहा आपको। मैंने वो केमिकल तो अब वो खराब ही है। हाँ, कमिंस बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। आज कौन कॉल है दोपहर में 12-1 बजे है शायद, एक बार वो सुन ले, देख लें, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या और आगे का आउटलुक है। बट अदरवाइज नंबर ऐसे बुरे नहीं, तो तब तक स्टॉक इन लाइन रहेगा, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। नीचे में 1800 पे सपोर्ट है, ऊपर में 1950, रेंज भी थोड़ी बड़ी निकल कर आ रही है इसके लिए, और उसके बाद डायरेक्शन मिलेगा। तो ये आपके नंबर्स हैं सारे के सारे, ठीक है। और कल बाजार में जो आए जोमेटो तो खैर है, सारी ब्रोकरेजेस ने टारगेट मैं एक दिन और ये दीप, उसके बाद मैं जोमेटो का टारगेट रिवाइज करूंगा। आपके लेवल से तो डबल हो गया।
डबल हो गया, रिकमेंडेड लेवल से डबल हो गया, सेटिस्फाइड येट। और अभी है 100-120 का टारगेट है। मुझे लगता है कि एक बार मैं कॉल वगैरह थोड़ा सा सुन लूँ, कर लूँ, देख लूँ थोड़ा और डिटेल में, उसके बाद हम डिसाइड। मुझे लगता है कि टारगेट बढ़ाने का वक्त आएगा। आ रहा है नीचे बाय ऑन डिप से अगर एक बार भागा है रिजल्ट पे, प्रॉफिट बुकिंग अगर आ जाए वापस में 75-80 की रेंज में जब भी मिले स्टॉक बाय, वापस 100% बाय, 100% बाय। गॉट इट। आज भी 80-82 मिले तो लेना चाहिए, तो अगर कभी भी आए तो। इसकी आखिरी बाधा ये 88 से 91-92 रुपए की रेंज की है। थोड़ा सप्लाई ये पार करेगा तो 125, 120 हो ही जाएगा। नंबर्स बहुत बढ़िया है, नंबर्स बढ़िया है। ठीक है, चलिए तो जोमेटो पर रखने नजर। और भी काफी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई, थोड़ी देर में उनके बारे में बताएंगे, बट आइए उससे पहले खबरें और नतीजे, साथ ही आज के ट्रिगर्स जान लेते हैं हमारी टीम के साथ। कुशल, नुपुर, आशीष तीनों हैं तैयार। कुशल, मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर्स और खबरें कौन सी लेकर आए? मॉर्निंग दीपा, ट्रिगर्स में निफ्टी से आज एसबीआई, एमएनएम और ब्रिटानिया अपने नंबर्स घोषित करेगी। साथ ही एफएनओ स्पेस से बीएचईएल, आईडीएफसी लिमिटेड और आदित्य बिरला फैशन पर भी नंबर्स पर आपको नजर रखनी है। कैश सेगमेंट से काफी सारे स्टॉक्स हैं, चुनिंदा नाम बता देता हूं। एलेम्बिक फार्मा, आईक्यू लाइटिंग, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर्स, मॉयल, इनफैक्ट एसएमएल, इजुजू जैसे स्टॉक्स पर नजर आपको रखनी है। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज 50% इसका जो एंकर लॉक-इन है वो खत्म होता दिखेगा। साथ ही साइन डीएलएम का भी ये एंकर लॉक-इन खत्म हो जाएगा। एमी ऑर्गेनिक्स बोर्ड बैठक में प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए पूंजी जुटाने पर कंपनी की बोर्ड बैठक है। साथ ही एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा चेन्नई पेट्रो का काउंटर, वीएसटी इंडस्ट्रीज और शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स की जो स्टॉक स्प्लिट है उसकी भी आज की ही एग्जिट है। आरती डेक्स पर भी नजर रखिए, इसकी बायबैक की भी आज के दिन की ही एग्जिट है। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं अभी के लिए। नुपुर बताएं, नतीजे और खबरें आपके पास कौन सी है? बिल्कुल, प्राइमरी मार्केट के साथ शुरुआत करते हैं। कॉनकॉर्ड बायोटेक का आज आईपीओ ओपन होने वाला है। 4 अगस्त से 8 अगस्त तक ये खुला रहेगा। प्राइस बैंड देखें तो 705 से 741 के आसपास के। इशू साइज 1551 का, और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए करीबन 465 करोड़ रुपए जुटाए, तो आज इस पर भी रहने वाली नजर है। एसबीएफसी का दूसरा दिन है, तो यहाँ पर भी आपको रखनी है नजर। पहले दिन करीबन 2 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। क्यूआईबी की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल ही कम रिस्पॉन्स आते हुए दिखा है, लेकिन रीडर में 2 गुना आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। रिजल्ट्स में दीपक नाइट्राइट, जहां पे नतीजे क्वार्टर 1 के काफी कमजोर आते हुए दिखे, अनुमान से भी आपको कमजोर ही नजर आएंगे। कंपनी की आय 14% गिरकर आई है। कामकाजी लेवल पे देखें तो 40% की गिरावट दिखा रहा है। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 17% का अनुमान था, सिर्फ 12% के आसपास आते हुए नजर आए, और मुनाफा भी 36% की गिरावट इस क्वार्टर में दिखा रहा है। कैश में रेडिको खेतान पे रखनी है नजर, क्योंकि कंपनी की जो नतीजा है वो काफी स्ट्रांग है। कंपनी की आय करीबन 26% से बढ़कर आई है। कामकाजी लेवल पे देखें तो मुनाफा 28% की ग्रोथ दिखा रहा है। मार्जिन्स में भी आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, और मुनाफा भी 9% से इस क्वार्टर में बढ़कर आया। टेक्समाको रेल, जहां पे कंपनी की आय करीबन 200% की ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहा है। 300 करोड़ से बढ़कर इस बार आपको 660 करोड़ के आसपास आती हुई दिखी है। कामकाजी लेवल पे पिछले साल 9 करोड़ का घाटा था, जो इस बार 21 करोड़ का मुनाफा आया है, और मार्जिन करीबन 3.25% के आसपास आते हुए नजर आए। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पे भी रखनी है नजर, क्योंकि कंपनी के नतीजे आए और काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। कंपनी की आय देखें तो करीबन 15% की ग्रोथ आपको यहाँ पर भी नजर आएगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 26 करोड़ से बढ़कर 314 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा है, और मार्जिन 1.2% से बढ़कर 12.25% के होते हुए दिखे, और नेट लेवल पे कंपनी ने इस बार मुनाफा किया है 53 करोड़ के आसपास का मुनाफा आते हुए दिखा है। ओके, ये है आपके लिए नंबर्स। कुशल बताएं, आपके पास कौन से नंबर्स हैं? बिल्कुल, मेरे पास 2 नंबर्स और हैं, उसके बाद खबरें हैं। सबसे पहले केसी इंटरनेशनल, यहाँ पर नंबर्स अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। आय करीबन 28% ग्रो करी है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स भी 5.1% से बढ़कर 5.7%, मुनाफे में भी 35% के उछाल के साथ 42 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने दर्ज किया है। इनफैक्ट कई बिजनेसेस के लिए कंपनी को 1065 करोड़ के नए ऑर्डर्स भी मिलते हुए दिखे हैं। पीरामल फार्मा नंबर्स यहाँ पर भी अच्छे हैं। 1.1% से मार्जिन 7.5% कर के आते हुए दिख रहे हैं। कामकाजी मुनाफा 17 करोड़ से 132 करोड़, और कंपनी का 109 करोड़ से घाटा घटकर अब 99 करोड़ का घाटा रह गया है। खबरें हैं वेदांता में, यहाँ पर नेगेटिव खबर आती हुई दिख रही है। एसएनपी ने वेदांता रिसोर्सेज का जो आउटलुक है उसको स्टेबल से बदलकर अब नेगेटिव कर दिया है। फंड जोखिम के चलते आउटलुक में यह बदलाव किया गया है। एसएनपी ने बी रेटिंग यहाँ पर जारी की है। पेटीएम जुलाई महीने का बिजनेस अपडेट इन्होंने भी दिया है। औसतन मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स 19% बढ़कर 9.3 करोड़ पर आते हुए दिख रहे हैं, और कुल मिलाकर 82 लाख मर्चेंट्स ने साउंड बॉक्स का सब्सक्रिप्शन भी लिया है। तो ऐसा अपडेट कंपनी ने दिया है। हिंडाल्को ये फोकस में है, क्योंकि इनकी जो सब्सिडियरी है नोवेलिस, उसके नंबर्स आए हैं Q1 FY24 के, और कुल बिक्री $509 करोड़ से घटकर 409 करोड़ पर आई है। 20% की गिरावट यहाँ पर है। साथ ही मुनाफा भी 48% गिरकर $16 करोड़ पर कंपनी ने दर्ज किया है।
कोल इंडिया, एनएलसी इंडिया, ये सब भी फोकस में रहने वाले हैं क्योंकि इजी बिजनेस खबर पर मोहर लगती हुई दिख रही है, जिसके अंतर्गत कोयला मंत्रालय के सीपीएसई 2027 तक जो है 7231 मेगावाट नवीनकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करेंगे, जिसके अंतर्गत कोल इंडिया और एनएलसी इंडिया गुजरात और राजस्थान में बड़े सौर पार्क स्थापित करते हुए नजर आ सकते हैं। इनफैक्ट अंत में एक खबर और है, जो एनएसडीएल को लेकर सेबी ने एनएसडीएल के आईपीओ की मंजूरी को टाल दिया है। करीब 3000 करोड़ के ओएफएस के लिए यहाँ पर इन्होंने अर्जी दी थी और एनएससी पर जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये फैसला जो है सेबी ने लिया है। ओके, ये है आपके लिए खबरें और सीडीएसएल पर आज इम्पैक्ट पर भी रखे नजर। नुपुर, बाकी और कौन सी खबरें आपके पास? बिल्कुल, एसजेवीएन पे रखनी है आपको नजर, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज आती दिखी है कंपनी के लिए। सिक्किम ऊर्जा के साथ पावर ट्रेडिंग के लिए एमओयू साइन किया है कंपनी ने। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए 180 मेगावाट पावर ट्रेड के लिए इस एमओयू को साइन किया गया है। तो एसजेवीएन आज फोकस में रहेगा। स्टर्लिंग एंड विल्सन, जहाँ पे इंडिया रेटिंग ने लॉन्ग टर्म का जो लोन है उसकी रेटिंग को घटा दिया है, BBB प्लस से घटा BBB माइनस की है। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा रेटिंग डाउनग्रेड के चलते। और सिप्ला पर आपको खास नजर रखनी, क्योंकि जो खबरें आई थी प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं, अब उसमें पहला उम्मीदवार का नाम सामने आया है। ब्लैकस्टोन ये हिस्सेदारी खरीद सकता है, करीबन 33.5% की हिस्सेदारी प्रमोटर बेचने के लिए तैयार है, जिसमें ब्लैकस्टोन का नाम सामने आ रहा है। और अगले हफ्ते तक नॉन बाइंडिंग बिड जमा कर सकता है ब्लैकस्टोन। तो सिप्ला भी आज फिर से फोकस में आने वाला है। ओके, ये है आपके लिए खबरें। फार्मा में लगातार एक्शन अब रोज बन रहा है, खबरों के दम पर भी, नतीजों के दम पर भी। ब्रोकरेजेस ढेरों रिपोर्ट लेकर आए हैं, आशीष एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताएं कौन कौन सी रिपोर्ट्स लेकर आए हैं आज? अच्छी, न्यूट्रल, खराब, सारी? पहले अच्छी रिपोर्ट्स के साथ शुरुआत कर लेता हूं। सबसे पहले देखिए भारतीय एयरटेल, यहाँ पर रिपोर्ट्स आई है। जेफरीज की तरफ से खरीदारी की राय को बरकरार रखा, लक्ष्य 1020 से बढ़ाकर 1040 कर दिया है। सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं 910 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया है। और मान रहे कि जो इनका एबिटा रिपोर्ट हुआ है भारतीय इकाई का, वो इनके अनुमान से बेहतर साइड पर देखने को मिला। ARPUs में भी ग्रोथ अच्छी खासी है, इसके लिए फोकस रखेंगे। आयशर मोटर्स, यहाँ पर रिपोर्ट आई है, सिटी की तरफ से खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 3800 से बढ़ाकर 3900 कर दिया। और गोल्डमैन सैक्स भी खरीदारी के राय को बरकरार रखे हैं, टारगेट 3500 से बढ़ाकर 3630 कर दिया। 3380 की क्लोजिंग चल रही है। और यहाँ पर भी इनका मानना है कि जेफरीज के एस्टिमेट्स के मुकाबले अगर आप देखें तो जो एबिटा आया है वो 6% अधिक यहाँ पर आपको देखने को मिला है। सिटी भी देखिए खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए। सन फार्मा पर रिपोर्ट्स है मेरे पास। जेपी मॉर्गन की तरफ से ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1130 से बढ़ाकर 1260 कर दिया है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो मान रहे कि ऑपरेशनल लिहाज से देखें तो इन्हें नतीजे पसंद आ रहे हैं। साथ में अगर आप देखें तो जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है और जो लक्ष्य 1150 से बढ़ाकर 1310 कर दिया है। 1141 की क्लोजिंग चल रही है। डाबर, यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स आई हैं, CLSA की तरफ से आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 620 का टारगेट दिया है। जेपी मॉर्गन ने अगर आप देखें तो रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है, न्यूट्रल से बढ़ाकर ओवरवेट की राय दी है। और लक्ष्य में भी देखिए 570 से बढ़ाकर 635 कर दिया, 555 का भाव चल रहा है। जोमैटो पर काफ़ी अच्छी खासी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, चुनिंदा आपके सामने रखता हूँ। CLSA देखिए खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य 80 से बढ़ाकर 105 कर दिया है। साथ में अगर आप देखें तो जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, 100 से बढ़ाकर 130 का टारगेट दिया है। वहीं JP मॉर्गन, HSBC, नोमेरा, मैक्वारी सबकी तरफ से अगर आप देखें तो कमेंट्री काफ़ी बढ़िया साइड पर है। सभी का मानना है कि मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी कि अगले 2 साल में 40% CAGR की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। वरुण बेवरेजेस CLSA आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 780 से लक्ष्य को बढ़ाकर 910 कर दिया, तो यहाँ पर रखेंगे फोकस। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट्स आज जिन पर है भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। और इस रविवार को है बेहद खास दिन, अगस्त का पहला संडे, हाँ, फ्रेंडशिप डे। अरे हाँ, तो संडे को तो हम मना नहीं पाएंगे, तो हमने सोचा क्यों ना आज ही मनाया जाए। तो आज आपके लिए विशेष शो भी है 11 बजे। हमने एक विशेष शो रखा है आपके लिए 11 बजे, शेयरों से यारी, यस, होगी कमाई तो वाला एक, जहाँ पर आपको कुछ बढ़िया अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे, शेयरों से यारी, कमाई भारी। 11 बजे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कुछ बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडियाज मिस मत कीजिएगा। लेकिन फिलहाल सारे लोग एक्सपर्ट तो उसमें होंगे नहीं शो में, तो जो हैं आज उनसे हम लेने जा रहे हैं फ्रेंडली शेयर्स।
अच्छा, इस स्टिंग में ये गाना बजेगा, ये मुझे आइडिया नहीं था। नया स्टाइल, सरप्राइज, नया स्टाइल। ओके, सरप्राइज पहला नहीं है, एक और भी है। अच्छा, सुप्रभात पालिया जी। ओह, पालिया जी को भी सरप्राइज होगा, बाकी सब भी। अच्छा, पालिया जी सबसे पहले। पालिया जी नमस्कार, स्वागत है सर आपका। बताएं आपका फ्रेंडली शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फ्रेंडली शेयर जो रहेगा वो रिलायंस इंडस्ट्री ही रहेगा, और रिलायंस इंडस्ट्री पे बाय करने की सलाह है। स्टॉक में करेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे आते हुए दिखा है, और स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 100-डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक एक अच्छे करेक्शन में बुल मार्केट में आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है वापस से लोअर साइड पे बाय करने की। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री बाय करने की सलाह रहेगी, और हमें लगता है कि यहाँ पे पोजिशनल बेसिस पे जो टारगेट आ सकते हैं वो 2650 से 2700 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती। छोटी मोटी डिक्लाइन में इसको ऐड किया जा सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 2420 के आसपास। तो रिलायंस इंडस्ट्री पे बाय करने की सलाह है। सुबह स्टॉप लॉस 2650, 2700 टारगेट, रिलायंस खरीदने राय पालिया जी की। बंसल जी सुप्रभात। बताएं सर, आपने सोचा नहीं होगा कि पालिया जी भी मेरे से पहले आ सकते हैं, बाकी उनको हटा के तो आप नंबर 1 पे ही हैं। बताएं सर आपकी फ्रेंडली शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी पहले एक सरप्राइज अनिल जी मेरा भी, देखिए मैं भी बड़े की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। मैं और कुणाल जी अनिल जी गाना गाने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह जो भी आपने गाना सुनाया और मेरे और कुणाल जी के गाने की खासियत ये है कि अनिल जी अगर मैं और कुणाल जी दोनों गाना गाएंगे तो इतना चंदा इकट्ठा हो जाएगा कि हम लोग मतलब कि बिना किसी से बोले रिक्वेस्ट करे अपने आप सबके सब जर्मनी पहुंच जाएंगे अनिल जी। इस गलत फहमी में न रहे, बहुत ज्यादा खराब खाने वालों को भी कोई लोग चंदा नहीं देता। ऐसा जो गाते हैं ट्रेन वेन में इधर उधर, वो भी थोड़े सुर में गाते हैं, उन्हीं को पैसे देते हैं। जो ज्यादा सुर में नहीं गाता उनके लिए वो वाली कमाई का स्कोप भी है नहीं। तो पहले रिहर्सल करके ही ट्राई करें। जी जी बंसल जी बताएं सर। अनिल जी मेरा फ्रेंडली शेयर अनिल जी, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, IRCTC अनिल जी। अच्छा, वाह। IRCTC है मेरा फ्रेंडली शेयर। अभी भी जो लास्ट ऑफर फॉर सेल आया था उसके नीचे चल रहा है, पॉजिटिव क्रॉसओवर है, टेक्निकली एक रिवर्सल है, 660 के अराउंड चल रहा है। मतलब कि ट्रेडिंग के नजरिए से 640 का स्टॉप लॉस है, और डिलीवरी के नजरिए से 615 का स्टॉप लॉस है। ट्रेडिंग के नजरिए से 690 के टारगेट, और डिलीवरी के नजरिए से अगर आप देखें तो 750-760 के टारगेट बैठते हैं। ओके, तो ये राय है आपके लिए। IRCTC खरीदने की कोशिश की है सुमित जी की तरह। सुमित जी की ओरिजिनल होती है, जैसी भी होती है, कविता ओरिजिनल होती है। बंसल जी की जैसी भी है तो डुप्लीकेट। गाड़ी बुला रही, सिटी बजा रही। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। फ्रेंडली शेयर में दोस्ती में जान होनी चाहिए, तो जो स्टॉक मैं दे रहा हूँ उस स्टॉक में जान है, क्योंकि उसकी सीमेंट में भी जान है। अंबुजा का नाम है अंबुजा सीमेंट। बिल्कुल एकदम सही जी। तो अंबुजा सीमेंट अनिल जी यहाँ से चार्ट्स के ऊपर बहुत बढ़िया दिख रहा है। अंबुजा सीमेंट के अंदर ब्रेकआउट है, रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक कर चुका है, जनवरी 2023 के हाई के ऊपर ये आ चुका है, यानी लास्ट 6 महीने के हाई लेवल से ब्रेक कर रहा है। तो अंबुजा सीमेंट यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 500 का पहला टारगेट, 550 का दूसरा टारगेट, 450, 448 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। तो 450 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के अंबुजा सीमेंट में खरीदारी करें 500 और 550 के टारगेट्स के लिए। ओके, परफेक्ट, अंबुजा खरीदें। आइए कुणाल जी से जानी जाए उनकी राय। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर क्या है पसंद आपको फ्रेंडली शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी सबसे पहले तो अनिल जी ये जो आपने आज गाना बजवाया अनिल जी, हाँ। अनिल जी दिल खुश हो गया। और अनिल जी इससे मन में एक अनिल जी सुझाव है आपके लिए, बताएं। आप चाहें तो अमल कीजिएगा। अनिल जी रोजाना अनिल जी शो शुरू होने से पहले हाँ। एक इसी तरह का गाना बजाइए अनिल जी, जिससे टोन सेट हो जाएगी। ओह माय जिस गॉड। दिन तेजी का गाना बजेगा उस दिन हमें पता होगा तेजी करनी है, जिस दिन मंदी का गाना बजेगा, सैड सॉन्ग बजेगा, हाँ। मंदी करेंगे अनिल जी। तो एक अच्छा सा क्लिप अनिल जी हो जाएगा सर, डन। खाली ये बता दें कि जिस दिन मार्केट वोलेटाइल हो उस दिन क्या करना है। उसका सॉल्यूशन आते ही हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। बराबर है ना। तेजी मंदी का डायरेक्शन क्लियर तब तो ठीक है। जी जी सर। अनिल जी आपकी ट्वीट मैंने पढ़ी, आप कोई फिल्म बनाने वाले हैं। यस। बंसल जी की शान में अनिल जी कोई फिल्म बना रहे हैं आप। यस बिल्कुल। तो अनिल जी मेरा एक उस पर भी सुझाव है आपको। जी फरमाए। कि अनिल जी फिल्म बनाएं अनिल जी, लेकिन हिंदी में बनाने का प्रयास न करें, चलने की संभावना कम है, हिंदी फिल्में बड़ी हो गई हैं। आप भोजपुरी मूवी बनवाइए अनिल जी। अच्छा, पैटर्न से ब्याह हो गई बा, ऐसी करके अनिल जी कोई फिल्म बनाइए।
ओहो, क्या क्या नाम वापस बताना वो सर? चलेगी नहीं। नाम वापस बताना। अनिल जी पैटर्न से ब्याह हो गई बा। देखो, इसको कहते हैं सच्चा दोस्त। बंसल जी के ऊपर पिक्चर बन रही तो भोजपुरी बनाओ, खुद पे बनानी होगी तो ओपनहाइमर की तरह इंग्लिश वाली बनाओ। वाह, देखो बंसल जी, आई जलने की बुआई है आपको। देखो मैंने आपके ऊपर पिक्चर डाला तो देखो कुणाल जी को लगे, है ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो पैटर्न से ब्याह हुई बा, वाह क्या बात है। लेकिन माही भाई बना रहे पिक्चर तो कुछ ना कुछ अच्छी बनेगी। हमारे बंसल जी ने एक एक पैटर्न से कई बार शादी की है, कई पैटर्न से भी एक बार की है। तो इसलिए लेट्स गेट मैरिड। आइए बताएं कुणाल जी, फिर फ्रेंडली शेयर कौन सा है आपका? अनिल जी देखिए, सारे फ्रेंड आगे चले गए हैं, एक फ्रेंड पीछे है और वो है टोरेंट पावर। हमने देखा है कि पावर के सारे स्टॉक्स में बड़ी जबरदस्त तेजी है, लेकिन इसने अभी तक उस तरह परफॉर्म नहीं किया। तो टोरेंट पावर पर खरीदारी की राय है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखे हैं 652 रुपए पर। मुझे लगता है कि दो टारगेट, एक पहला टारगेट है 700 रुपए का 700, इवेंचुअल टारगेट 720 रुपए का। टोरेंट पावर में खरीदारी करें और खरीदें। आइए जान ले राय सचिन जी की भी। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर फ्रेंडली शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट पे ध्यान देना चाहिए। एक अच्छी करेक्शन है टाइम वाइज, एंड जिस तरीके से ये रेंज रही है 8500 हायर साइड एंड 800 द लोअर साइड, इस पर्टिकुलर रेंज के ऑलमोस्ट पिछले स्तर पे वापस बनने की गुंजाइश। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी हेल्दी है, इसलिए तो मुझे लग रहा है कि यहाँ में 91 के आसपास आराम से बनी। और लगता है थोड़ा सा ऑडियो में दिक्कत आ रही है सचिन जी की, हम दुरुस्त करेंगे। अल्ट्राटेक फिलहाल खरीदारी करने की राय है और हम आपके सामने लेवल्स भी थोड़ी देर में फ्लैश कर देंगे। और सिद्धार्थ जी, क्योंकि फंडामेंटल एक्सपर्ट हमेशा अपने को अल्प मत में पाते हैं, उन्हें लगता है कि हमारा जनरली ज़्यादा रोल होता नहीं है, इसलिए सबसे आखिर में भी आए। लेकिन फिर भी हम तो उनसे उनका फ्रेंडली शेयर जरूर पूछेंगे। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दीपांशु। फ्रेंडशिप डे के दिन ऑफ कोर्स संडे है, बट फ्रेंडली शेयर जो रहेगा वो डिफेंस से रहेगा और वो होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हाल HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। आपको शॉर्ट टर्म टारगेट रखने हैं 3900 के, और अगर पोजिशनल या 3-6 महीने की बात करें तो 4425 का भी आप टारगेट रख सकते हैं। ये मैन्युफैक्चरर है एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, सप्लायर, मेंटेनेंस, फाइटर जेट्स, और सप्लायर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। GE के साथ, अमेरिका की कंपनी GE के साथ अभी डील की है जेट इंजिन्स बनाने की। और ऑर्डर बुक टोटल 82,000 करोड़, न्यू ऑर्डर बुक 26,000 करोड़ के, और चौथे तिमाही के नतीजे भी दमदार रहे, मार्जिन भी बढ़ के आए हैं। मैनेजमेंट ये उम्मीद रख रही है 14 to 15% का ग्रोथ हो सकता है, और ऑर्डर बुक ये साल में करीबन 48,000 करोड़ के करीब हो सकता है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डिफेंस की कंपनी, फ्रेंडशिप शेयर के हिसाब से आप कबूल करें। फ्रेंडशिप में कहीं वार विवाद हो गया तो HAL को यूज करें, HAL इसका इस्तेमाल करें। सर टारगेट जरा बताएंगे सिद्धार्थ जी अपना? शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 3900 का, और पोजिशनल टारगेट होगा 4425। 4425 का पोजिशनल टारगेट, नियर टर्म 3900 HAL पर रखनी है आपको नजर। ये काउंटर भी मूव करेगा।